मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आज के बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति की बराबरी कर लेंगे जो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने एक ही संसदीय सीट से लड़ करके लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने आज जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। ऐसा करने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बराबरी की है। और गैर कांग्रेसी की बात करें तो गैर कांग्रेसी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो इस तरह का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आज मैं जो सरकार बनने जा रही है उसके बारे में कुछ खास चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको उससे जुड़ा हुआ एक अहम हिस्से के बात करने वाला हूं। लेकिन आज आपको बता दूं, आज जो सरकार बनने जा रही है वो ना 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 करके बन रही है। आप सोच रहे होंगे ये ना 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 क्या है। दरअसल इस सरकार के पीछे तमाम कसमकस हैं। तो 3 ना ऐसे जुड़े हैं जो मिल करके सरकार बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश कुमार। अब 3 बार ना 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 हो तो आप समझ लीजिए सरकार कितनी हाँ 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 करेगी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शपथ ग्रहण के तमाम अतिथि राष्ट्रपति भवन में पहुँच गए हैं। और राष्ट्रपति भवन में जो लोग पहुँचे हैं, कहा जा रहा है कि इस सूची से जो संघ के नेता हैं, जो संघ के अहम पदाधिकारी हैं, उनको इस गेस्ट लिस्ट से दूर रखा गया है। अहम पदाधिकारी इस प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि यह एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि संघ एक संगठन है जो अपने आप को राजनीति से अलग रखता है। मैं आज आपको संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इस चुनाव में खास चर्चा थी कि ये संघ की दूरी की वजह के चलते भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में खासा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको वो बयान याद दिलाना चाहता हूं, जब तीसरे चरण का चुनाव हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं और अब भाजपा खुद अपने आप को चलाती है। ये बयान चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष ने जो दिया था वो अचानक नहीं था। ये उस खींचतान का नतीजा था जो बीजेपी और स्वयं सेवक संघ के बीच लंबे समय से, यानी यूँ कहें तो 3-4 साल से लगातार चल रही है। तो क्या आरएसएस चुनाव में भाजपा के साथ नहीं था? जवाब में संघ के एक पदाधिकारी जिनसे मुझसे बात हुई है, वो कहते हैं कि भाजपा चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी, इसीलिए आरएसएस किसी छवि के साथ नहीं होता है, आरएसएस सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होता है। भाजपा पीछे हटी है अपनी आइडियोलॉजी से, जबकि संघ अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटा है। ये बयान बेहद अहम है और इसे माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जिस तरह की तल्खी थी वो दरअसल किस तरह की थी और अब वो ज़मीन पर किस तरह से आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर आरएसएस साथ नहीं दे रहा था, और उसका खामियाजा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मैं आपको तमाम सारे वाक़ये आज बताने वाला हूं जिनसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में लगातार दूरी बढ़ती चली गई। राम मंदिर की और पर आरएसएस की सलाह भी करना भारतीय जनता पार्टी को दरअसल भारी पड़ा। आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं कि हम मंदिर के मामले में भाजपा ने आरएसएस की बात सुननी बंद कर दी थी। शुरुआत में चंपत राय को वित्तीय गड़बड़ी के लिए बुलाया गया और उनको बताया गया कि संघ इस चीज़ से बहुत नाराज़ है, और संघ को बुलाकर, चंपत राय को बुला करके वित्तीय गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे उस पर उनके चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भाजपा ने राम मंदिर का मसला सीधे अपने हाथ में ले लिया और आरएसएस की सलाह देना पर भी ध्यान नहीं दिया, और आरएसएस की सलाह को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया, जो रिटायर्ड आईएएस थे। 2014 और 2019 में वो पीएमओ में सबसे खास अधिकारी माने जाते थे। राम मंदिर के वक्त जब आंदोलन चल रहा था तब वो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव थे। नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाना आरएसएस के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आया था, उन्होंने उसका विरोध किया था। तब भी भाजपा जनता पार्टी ने आरएसएस की सलाह को दरकिनार करके उन्हें राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया और उन्हें
इस पद की अहम जिम्मेदारी दे दी। दूसरी तरफ जब राम मंदिर का निर्माण होने के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बनाया गया, प्राण प्रतिष्ठा को एक आंदोलन बनाया जा रहा था, तब भी संघ भाजपा के साथ नहीं खड़ा था। संघ का कहना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन बनाना चाहिए। संघ का मानना था कि राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस पर राम जन्मभूमि, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ये हिंदुत्व का मुद्दा है, लोगों की आस्था है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है तो भाजपा से वो दूर हो जाएगी। आरएसएस की इस सलाह को भी भाजपा ने नहीं माना। इसका आज खामियाजा भाजपा को देखना पड़ रहा है कि भाजपा ने अयोध्या की वो सीट भी गंवा दी है। आरएसएस की सलाह थी कि राम मंदिर का निर्माण, जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो लोकसभा चुनाव के बाद की जाए। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि राम मंदिर का जो लोकार्पण किया जा रहा है अयोध्या में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि मंदिर का काम तो चल ही रहा है। अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले हो जाएगी तो लोग चुनाव आते आते इस मुद्दे को भूल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई तो लोगों के मंदिर में राम मंदिर एक अहम मुद्दा बन करके रहेगा और लोगों को ये उम्मीद रहेगी अगर भाजपा सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से होगा और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इस पर जल्दबाजी दिखाई और चुनाव के पहले ही इसको प्राण प्रतिष्ठा कर डाला, जिसका भी खामियाजा ये देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा ये भी हुआ था कि धर्मगुरु में भी भाजपा के फैसले का विरोध आ गए। आरएसएस नहीं चाहता था कि शंकराचार्य नाराज हों मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में। आरएसएस से में बहुत ज़्यादा भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। आरएसएस चाहता था कि सभी शंकराचार्य और धर्मगुरु आयोजन में शामिल हों, उन्हें तवज्जो दी जाए। भाजपा ने हड़बड़ी में किसी को मनाने की जरूरत नहीं समझी, उन्हें नाराज़ हो जाने दिया और भाजपा ने जो गेस्ट बुलाए उसमें भी ग्लैमर और बिजनेस की चकाचौंध थी। आप देख रहे थे उसमें तमाम सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाया गया। राम मंदिर का जो आंदोलन था, भाजपा आरएसएस चाहता था कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जबकि भाजपा ने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना जैसे सितारों को झड़ी में ला करके दिखा दिया और ग्लैमर की दुनिया से उसे चकाचौंध करने की कोशिश की। आरएसएस ने अपनी अतिथियों की एक सूची दी थी और कहा था कि इन अतिथियों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाए, लेकिन भाजपा ने इस अतिथियों की सूची को भी नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि कई लोगों ने शपथ ली थी कि मंदिर बनने तक ना चप्पल पहनेंगे, ना पगड़ी धारण करेंगे। अयोध्या के आसपास कुछ राजपूत कम्युनिटी थी जिन्होंने मंदिर बनने तक पगड़ी और चप्पल न पहनने का संकल्प किया था। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में इन लोगों को शामिल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सब गेस्ट लिस्ट को किनारे कर दिया। दूसरी बात, मंदिर की जो मोदी ने अब मंदिर का पूजा पाठ खुद किया था, उस पर भी भाजपा तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि मोदी की छवि पुजारी की नहीं है, तो पुजारी की छवि से भारतीय जनता पार्टी को दूर रहना चाहिए। और भाजपा आरएसएस चाहता था कि जिम्मेदारी किसी बड़े धर्मगुरु, संत या फिर लालकृष्ण आडवाणी को दे दी जाए, जिन्होंने राम मंदिर में आंदोलन की अगुवाई की थी। ये भी नहीं हुआ और तो और आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को किनारे करने की बहुत कोशिश हुई। फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आरएसएस ने कड़ी फटकार लगाई, तो उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को बुलाने के लिए निमंत्रण देने उनके घर पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि भीड़ के चलते आप ना आइए। लेकिन उसके बावजूद आडवाणी और जोशी की दूरी से भारतीय जनता पार्टी और संघ में भी दूरी आई। ईडी सीबीआई की छवि से भी सरकार आरएसएस नहीं चाहता था। आरएसएस लगातार ये बात भाजपा तक पहुंचा रहा था कि चुनाव में ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करना विपक्ष को एक विक्टिम मान रहा है। भाजपा की छवि प्रताड़ित करने वाले तानाशाह की हो गई है। विपक्ष को इसका फ़ायदा मिलेगा। ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ता इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वे डिफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस चेतावनी को भी किनारे कर दिया। आरएसएस ने भाजपा से कहा था कि वॉशिंग मशीन मत बनो। आरएसएस ने भाजपा की वॉशिंग मशीन वाली छवि को भी चेतावनी दी और कहा कि ऐसे नेताओं को शामिल मत करें जिन पर किसी तरह का दाग है, धब्बा है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की छवि विक्टिम की बन रही है। राहुल गांधी लगातार भाजपा के सताए हुए नेता के तौर पर विपक्ष आम जनता के जनमानस पर छाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात भाजपा अड़ी रही और आरएसएस की सलाह ठंडे बस्ते में डाली गई। और तो और जब यूपी में टिकट बंटवारे किए गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया। उसने कहा था
कि 10 सीटें तो भाजपा ने ऐसी आरएसएस ने ऐसी बताई जिस पर वो टिकट के बंटवारों के साथ नहीं खड़ी थी, जिसमें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली, कानपुर जैसी सीटें सी थीं जिन पर कानपुर के अलावा सभी सीटों पर संघ ने जिन कैंडिडेट को बताया था उन सब की हार हुई है। आरएसएस का कहना था कि कुछ सांसदों को छोड़कर हमें नए लोगों को टिकट देना चाहिए, जैसा दिल्ली में किया गया। हालांकि टिकट बंटवारे में भी संघ बेबस ही दिखाई पड़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी और मोदी सरकार की गारंटी जैसे स्लोगन भी संघ को नापसंद थे और वो चाहता था कि इस तरह के स्लोगन ना दिए जाएं। मुफ्त गारंटी की योजना है उसे भी देना बंद किया जाए। आरएसएस के चुनावी मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इग्नोर किया। आरएसएस ने भाजपा के अपने मुद्दों की एक लिस्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था विपक्ष पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करने और उसे लुटेरा बताने के बजाय अपने अचीवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। देश की सुरक्षा, दुनिया भर में सम्मान और हिंदुत्व की पहचान के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भाजपा है। ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं, इनको जनता के बीच ले जाना चाहिए। ग्राउंड में जनता इन मुद्दों को सुनना चाहती है। इंटरनेशनल लेवल पर बनी इमेज पर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस छवि को किनारे कर दिया और भाजपा ने इस सब मुद्दों से आरएसएस की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने संघ से इसी तरह से दूरी बनाए रखी तो 2029 में भाजपा के लिए इससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। उनका संघ के पदाधिकारी का कहना है कि लग तो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से सबक लेगी और इस मुद्दे पर संघ के मुद्दों पर अपना रिव्यू करेगी। अगर नहीं किया तो 2029 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 2029 का चुनाव पूरी तरह से निकल जाएगा। अब समझना होगा कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए लचीला होना चाहिए। ये मोदी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। पहले भी भाजपा की सरकार थी। सोर्स के मुताबिक इस बार सरकार में आरएसएस के पसंदीदा चेहरों की संख्या और रुतबा बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आ रही है उसमें संघ के जिन लोगों को प्रमोट किया गया था उनको भी किनारे करने की कोशिश की जा रही। अब देखना यह है संघ और भाजपा के बीच जिस तरह की ठनी हुई है उसका असर आगे आने वाले समय में क्या दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।